हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा कल सबसे पहले बात करेंगे कल की टेस्ट के बारे में। कल टेस्ट बहुत सारे बच्चों ने तो सबमिट करे हैं, पर कई सारे बच्चों ने सबमिट नहीं किए हैं। दैट इज़ वेरी डिस्करेजिंग फॉर मी। प्लीज़ थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करिए। इवैल्यूएशन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अगर आप इवैल्यूएट नहीं करेंगे कि आप कहाँ स्टार्ट करते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस पाथ की तरफ मूव कर रहे हैं। आप आई होप आप सबके मन में एक टारगेट होगा कि आप बोर्ड्स में अच्छा करें। तो बोर्ड्स में अच्छा करने के लिए आप तभी अच्छा कर सकते हैं जब आप अपने आप को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते रहें। मैं इस काफ़ी दिमाग लगाने के बाद मैंने एक तरीका ढूंढा जिससे मैंने आप लोगों को इवैल्यूएशन के लिए एक पेपर बना के दिया। बहुत सारे बच्चों ने किया है एंड सीरियसली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कई बच्चों ने। मैं कल रिजल्ट आपको दूंगा और साथ के साथ एक सॉल्यूशन वीडियो मैं आज ही इशू कर दूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी। तो आप प्लीज़ उसके गो थ्रू जाएं और देखें कि जो क्वेश्चंस दिए थे तो उसका सॉल्यूशंस क्या है। अब रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर टुडे। नेम इज गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है पार्टनरशिप का। बहुत छोटा सा चैप्टर है। पहला वाला चैप्टर काफ़ी बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का आता था। ये अगर आएगा तो 3 नंबर का मैक्सिमम आएगा, 3 से 4 नंबर का मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो इतने बड़े क्वेश्चंस भी नहीं होंगे और डिफिकल्टी लेवल भी उतना नहीं होगा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। हार्डली 3 से 4 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गुडविल होती क्या है। गुडविल की अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो गुडविल की डेफिनेशन क्या कहती है? गुडविल, इट इज एन इनटैंजिबल एसेट which places an enterprise in an advantageous position due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts. It is so because the efforts made in the past put the enterprise in the advantageous position. तो इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का बेसिकली मतलब यही हुआ कि ये एक इनटैंजिबल एसेट है। पहली बात तो इनटैंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा। इनटैंजिबल मतलब एसेट मतलब एक एसेट जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो बिजनेस के लिए गुडविल एक एसेट है जो उसको मदद करती है कि वो फ्यूचर प्रॉफिट्स कमा सके, वो प्रॉफिट कमा सके ज़्यादा बिना एफर्ट किए हुए। और वो ऐसा कब हो पाता है, वो सिचुएशन कब आती है किसी बिजनेस के लिए, जब उसने पास्ट में अच्छा किया होता है। ठीक है, तो जो उसके पास्ट, तो बेसिकली अगर हम कहें तो गुडविल क्या है? गुडविल किसी बिजनेस की एक रेपुटेशन है। अगर किसी बिजनेस ने पास्ट में अच्छा किया है तो उसने एक रेपुटेशन बनाई है। अब वो उस रेपुटेशन को क्या करेगा? इन कैश करेगा फ्यूचर में। तो वो बिना कोई एफर्ट डाले, कुछ डाले, वो उसके पास ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस रन करता रहेगा। बस वो सिर्फ अपनी जो उसकी बेसिक क्वालिटी थी वो उसको मेंटेन करे। ठीक है, जबकि एक दूसरे बिजनेस के लिए जिसके पास एक रेपुटेशन नहीं है, जो एक नया बिजनेस होगा, तो उसको वो प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास वो गुडविल नहीं होगी। तो गुडविल का मतलब बेसिकली रेपुटेशन है। ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। जैसे कि ये हमारे शहर की एक काफ़ी मशहूर सा स्नैक शॉप है। स्नैक्स मिलते हैं यहाँ पे, आप सब, आई होप हम सब जानते हैं इसे, बफेट। अब तुमने देखा होगा बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है, उसके अगल बगल कितने सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, पर शायद उनका बिजनेस इसके आधा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ना तो इवन बैठने की जगह है ना कुछ है, लोग सड़क पे खड़े होके खाते हैं, बट स्टिल रन कर रहा है। ना तो इसे कहीं एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, ना कहीं कुछ कर रहा है, ना कहीं इसकी होर्डिंग्स दिखती है, ना कुछ दिखती है। क्यों? इसको कोई एफर्ट्स क्यों नहीं करने पड़े? क्योंकि इसने जो पास्ट में किया है ना, पास्ट में जो इसने नाम बनाया है, आज इसका एक नाम बन चुका है। आज इसके पास एक गुडविल है। ठीक है, आज इसकी एक रेपुटेशन है। तो ऑटोमेटिकली वो इसको क्या कर रही है? फ्यूचर में इसको प्रॉफिट अर्न करने में मदद कर रही है बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले। बस वो अपना वही काम कर रहा है जो वो कर रहा था अच्छे से। ठीक है, जो वो बर्गर बनाने में स्पेशल था या अपने शेक्स बनाने में स्पेशल था, तो बस वो उन्हीं चीज़ों को फोकस कर रहा है। ठीक है, जो अपने जो गुड वर्क है बस उसको क्या कर रहा है? कंटिन्यू कर रहा है। कुछ नया नहीं कर रहा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाला, बट स्टिल ही इज अर्निंग अ लॉट। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? ये उसकी रेपुटेशन के कारण होता है, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल। क्लियर हो गया? तो यही तो डेफिनेशन में है। देखो, इट इज एन, अब ये इंटेंजिबल एसेट क्या है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। पहले ही देखते हैं। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइजेस इन एन एडवांटेजेस पोजिशन ड्यू टू विच द एंटरप्राइज is able to earn higher profits without putting extra efforts. तो आई होप गुडविल समझ में आ गया होगा। गुडविल है क्या?
देन पॉइंट आता है कि इंटेंजिबल एसेट, जैसे मैंने डिस्कस किया, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जो वो एसेट्स बिजनेस के जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन उसके लिए वो एसेट हैं। तो बिजनेस के लिए उसकी गुडविल कैसे एसेट हो सकती है? अब तुम सोचो, अगर मैं कल जाऊं इस बफेट वाले के पास और इसके मालिक से कहूं कि ऐसा है कि यार तुम्हारी दुकान तो होगी, चलो मैं एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, लेट्स टेक 30 lakhs की, या तुम्हारी दुकान होगी 30 lakhs की, तुम्हारे इक्विपमेंट हद से 10 लाख रुपए और लगा लो, तुम एक काम करो 40 लाख रुपए ले लो और बिजनेस मुझे दे दो, बिजनेस मेरे नाम कर दो, क्या वो दे देगा मुझे? बिल्कुल भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्यों? वो मुझसे 40 लाख के पता नहीं 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मांगेगा। रीजन क्यों है? वो एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा है? वो 50 60 1 लाख 1.5 लाख 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा क्यों मांगेगा? क्योंकि वो उस बिजनेस के साथ वो उसका नाम दे रहा है, उसकी वो रेपुटेशन दे रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो गई? वैल्यू हो गई। गुडविल उसके लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। समझ में आया? तो गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट, जो एसेट है बट दिखती नहीं है। अब वो अल्टीमेटली वो कहीं उसको उसकी तिजोरी में नहीं रखी है, वो गुडविल उसके तिजोरी में नहीं रखी है। वो कहाँ पे है? वो बेसिकली इनटैंजिबल एसेट है, ठीक है ना। इट इज नॉट अ फिजिकल एसेट जो आप दिखती हो, जिसे आप टच करो फील कर सकते हो, लेकिन स्टिल इट कैरीज वैल्यू, इट मॉनेटरी वैल्यू, उसकी कोई पैसों में उसकी वैल्यूएशन है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया कि गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट। गुडविल का मतलब समझ में आ गया, कैसे वो वैल्यू, क्या उसका क्या सारी चीजें हैं, बातें हैं, समझ में आ गया मतलब क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, हमें गुडविल की जरूरत क्यों पड़ती है? गुडविल की हमें जरूरत एक पार्टनरशिप फर्म के केस में कब कब पड़ सकती है? ये फॉलोइंग एग्जांपल्स हैं जब हमें एक गुडविल की जरूरत एक पार्टनरशिप फर्म के केस में पड़ जाती है। व्हेन देयर इज एन एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर कोई नया पार्टनर आ रहा हो तो हमें गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है। क्यों? मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। जैसे मान लो तुम हो और तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है, तुम दोनों ने मिलके बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, तुम दोनों बिजनेस रन कर रहे हो, तुमने 2 साल 3 साल से बिजनेस रन कर रहे हो, अच्छा खासा बिजनेस का नाम हो गया है। अब तुम चाहते हो, मैं तुम्हारे पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ मैं चलो तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाऊंगा और मुझे भी एज अ पार्टनर एडमिट कर लो। तुम मुझे एडमिट करने को तो तैयार हो, लेकिन तुम एक बात क्या मेरे आगे रखते हो कि तुम्हें ना, सर आप आ तो रहे हो पर आपको ना हम सबको एक कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्यों? किस बात का कंपनसेशन? क्योंकि तुम दोनों ने जो बिजनेस बनाया है, जो तुमने नाम बनाया है, उसी पक्की पकाई खिचड़ी को मैं खाने वाला हूँ, उसी नाम को मैं उसको क्या करना, काउंट करने वाला हूँ, उसी पे मैं प्रॉफिट कमाने वाला हूँ, जबकि वो मेहनत कहीं ना कहीं तुम्हारी है। तो इसके लिए मुझे तुम्हें कंपनसेट करना चाहिए। तो कितना कंपनसेट करना चाहिए उसके लिए पता करना पड़ेगा कि तुम दोनों ने गुडविल कितनी बनाई है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए एडमिशन के केस में हम क्या करते हैं? गुडविल इवैल्यूएट करते हैं। फिर इसी तरह कोई पार्टनर अगर रिटायर हो जाए, डेथ हो जाए, तो जो बंदा रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो गई, उस बंदे ने उस बिजनेस की गुडविल बनाने में हेल्प करी होगी। जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे वो उनको उसका फायदा मिलेगा, जबकि उसके भी उसमें एफर्ट्स हैं उस गुडविल को फ्रेम करने में, फॉर्म करने में। समझ में आ गई बात? तो इसके लिए भी क्या होगा? उसको कंपनसेशन मिलेगा। अब उसको कंपनसेशन के लिए अगेन फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? फर्म की गुडविल क्या है, ठीक है। इसी तरह व्हेन पार्टनरशिप इज सोल्ड, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे अभी मैंने वो बफेट वाला एग्जांपल दिया, वो बेचेगा तो ऑब्वियस बात है पैसे ज्यादा लगेगा। तो व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, तो जब बेचा जाता है तो ऑब्वियस बात है पार्टनर्स उसके लिए अपनी गुडविल को पैसे वही मांगते हैं सामने वाले बंदे से। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं उसके लिए वो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, कितना एक्स्ट्रा मांगना है, कितना उनकी गुडविल है। तो दैट इज वाई वी वैल्यू गुडविल। देन एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप? जब 2 पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक हो जाती हैं। मान लो एक AB की पार्टनरशिप फर्म थी, एक CD की पार्टनरशिप फर्म थी, दोनों ने अपनी AB फर्म और CD फर्म मिलके ABCD फर्म बना दी, ठीक है ना। चारों जनों ने मिलके एक बना दिया। उससे पहले 2 अलग अलग फर्म थी, अब जुड़ के अब एक फर्म होगी, तो इसे बोलते हैं एमलगमेशन। जब 2 अलग अलग फर्म्स जुड़ जाती हैं, एक साथ आ जाती है, तो उसे बोलते हैं एमलगमेशन। तो एमलगमेशन जब दोनों फर्म जुड़ रही होंगी तो ऑब्वियस बात है वो जब वैल्यूएशन रखेंगी कि हमारा इतना हिस्सा होगा नए बिजनेस में, वो रखेंगे, तो वो अपनी अपनी गुडविल को भी साथ में लेकर आएंगी ना जब जुड़ेगी। तो ऑब्वियस बात है, तो फिर वो कहेंगे कि इतना तो हमारा कैपिटल है ही है, इसके साथ ये गुडविल का भी वैल्यूएशन होनी चाहिए नए फर्म में हमारी। तो जो हमारा हिस्सा बनेगा वो इतना कैपिटल के साथ साथ ये जो हमने गुडविल बनाई इतना पैसा और मिलना चाहिए नई वाली बिजनेस फर्म में हमें। समझ में आ गई बात? तो when there is an amalgamation there is a need for valuing goodwill. when there is a change in profit sharing ratio, जब पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट का रेशियो क्या कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं, तब भी हमें गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है। क्यों वैल्यू करनी पड़ती है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मान लो अगर मेरा कल ज्यादा प्रॉफिट का शेयर था, अभी कम हो रहा है, लेकिन गुडविल में अब मेरे को प्रॉफिट में कम हिस्सा मिलेगा और मेरे हिस्से का प्रॉफिट किसी और को जाएगा जिसका शेयर बढ़ गया होगा।
तो उसको मुझे कंपनसेट करना चाहिए ना भाई, ठीक है। कंपनसेट किस हिसाब से करेगा, कंपनसेट हिसाब से करेगा अब तक जो फर्म की गुडविल थी उसमें मेरा हिस्सा, उसमें मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी है, फिर मैंने अगर उतना हिस्सा मेरा कम हो गया तो मैं उस कंट्रीब्यूशन को, अपनी मेहनत को मैं उतना जितना मैंने लूज किया है उसको मुझे किसको दे रहा हूँ, मैं तीसरे बंदे को दे रहा हूँ, दूसरे पार्टनर को दे रहा हूँ जो गेन कर रहा है, तो उसको दे रहा हूँ, तो उसको मुझे कंपनसेट करना चाहिए। इसलिए when there is a change in profit sharing ratio, goodwill is valued। समझ में आ गया, मैं फटाफट क्लियर कर देता हूँ वापस। Why there is need for valuing goodwill? The first case is admission of partner। Whenever a new partner is admitted, he needs to compensate older partner for the goodwill they have already framed for the business। So that is the first case, that is admission of a partner। Second is retirement and death of a partner। When a partner retires, he needs to be compensated for the goodwill which he has made, part of goodwill which he has made in during his वर्किंग या लाइफ टाइम जो भी था उसका, ठीक है, तो वर्किंग स्पैन या लाइफ टाइम जो भी था उसका। और इसी तरह व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, तो ऑब्वियस बात है दे विल आस्क फॉर देयर शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम द अदर पार्ट ऑन द सेलर, फ्रॉम द सेलर या सॉरी परचेजर, जो फर्म को परचेज कर रहा है उससे वो खरीदेंगे। इसके बाद क्या है, एमलगेमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एमलगेमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, जब दो पार्टनरशिप फर्म एमलगेमेट होती हैं तो ऑब्वियस बात है वो अपनी गुडविल को भी साथ में लेकर आएंगी, तो उस गुडविल को भी वो अपना जो हिस्सा लगेगा नई फर्म में उसमें उस गुडविल को भी साथ में जोड़ के उसके हिसाब से अपनी वैल्यूएशन लेना चाहेंगे। एक दो बिजनेस फर्म जुड़ रही हैं, एक की गुडविल अच्छी है और एक की गुडविल कम है, दोनों की कैपिटल भले सेम हो, लेकिन जब जुड़ेगी तो वो जो जिसकी गुडविल अच्छी थी वो ज़्यादा शेयर रखना चाहेगी नई पार्टनरशिप फर्म में एज कम्पेयर टू उस फर्म की जिसका गुडविल क्या था, कम था, ठीक है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज है तो भी गुडविल की वैल्यूएशन करी जाती है, क्योंकि जब चेंज होता है तो कोई प्रॉफिट, किसी का प्रॉफिट का हिस्सा घट जाता है, किसी का प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ जाता है, तो इस वजह से वो क्या चाहते हैं, इस वजह से वो चाहते हैं कि भाई जिसका नुकसान हुआ है उसको कंपनसेशन मिले, क्योंकि उसने जो गुडविल है उसने उसका भी हिस्सा है, तो जो उसने लूज किया है तो उतना तो एटलीस्ट उसको गुडविल का कंपनसेशन मिले उस पार्टनर के द्वारा जिसने उस हिस्से को अक्वायर किया है। तो ये पॉइंट है नीड फॉर वैल्यूइंग दी गुडविल। आई होप समझ में आ गया। तो ये पॉइंट कवर हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल आता है। तो गुडविल की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो गुडविल क्लासिफाई दो तरीकों से करी जाती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है, परचेज गुडविल तब होती है जब हम किसी फर्म को खरीदते हैं, हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं, तो जब बिजनेस को खरीदते हैं तो उसके लिए हम क्या देते हैं, उसको जो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरी और तुम्हारी क्या थी, एक फर्म मिल के बनी हुई थी, हमने क्या किया, एक बिजनेस चल रहा था, हमने उसको खरीद लिया। अब वो बिजनेस को खरीदा, उसमें नेट एसेट्स हमें मिले, मतलब उसके जो एसेट्स हमें नेट में अक्वायर किया, एसेट माइनस लायबिलिटी करके वो 10 लाख रुपए मिले, लेकिन हम उसको पेमेंट उसको 15 लाख रुपए कर रहे हैं, तो हमने 5 लाख उसे एक्स्ट्रा क्यों दिए, जबकि हमारे पास चीजें तो 10 लाख की मिली, लेकिन हम उसे 5 लाख एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं, 15 लाख क्यों दे रहे हैं उसको, 5 लाख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने उसकी गुडविल खरीदी। तो दैट इज कॉल्ड गुडविल परचेज। अब एज पर AS 26, एज पर AS 26, AS क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जो गाइडलाइंस देते हैं कि हमें अकाउंटिंग कौन से प्रोसीजर किस तरह से करने हैं। तो एज पर AS 26 इट हैज बीन क्लियरली स्पेसिफाइड कि परचेज गुडविल को आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, परचेज्ड गुडविल को आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब दूसरा आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो अपनी खुद की बनाई हुई गुडविल है फर्म की। समझ में आ गई बात, जो अपनी खुद की बनाई हुई गुडविल है फर्म की। जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था बफेट वाला। अब वो बफेट वाले की अगर तुम प्रॉपर्टी और सारे इक्विपमेंट जोड़ लो तो मुश्किल से 30-40 लाख रुपए के होंगे, बट स्टिल तुम उसे खरीदने जाओगे तो तुमसे क्या लेगा, 2-3 करोड़ रुपए मांगेगा। वो तुमसे एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा है, वो 1.5-2 करोड़ रुपए तुमसे एक्स्ट्रा क्यों मांगेगा, क्योंकि वो उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। समझ में आ रही है, वो उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। समझ में आया। अब एज पर AS 26, प्लीज यहां बहुत ध्यान से सुनना, एज पर AS 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करी जाती। ध्यान रखना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करी जाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से समझो कि भाई whenever we purchase गुडविल, जब भी हम गुडविल को परचेज करेंगे, इट विल बी शोन इन द गुडविल इन द बैलेंस शीट। बट whenever गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड, जो उनकी खुद की बनाई हुई गुडविल है, उसको हम शो नहीं करेंगे। आई होप समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपके नहीं है। ठीक है, तो ये तो था थ्योरेटिकल पोर्शन, मतलब समझाया, सारी चीजें क्लियर करी। कोई दिक्कत होगी तो प्लीज बोल देना, दोबारा से लेक्चर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, क्या था जो पोर्शन गया आपका, दैट इज व्हाट इज नेचर ऑफ गुडविल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुडविल, और
कब जरूरत पड़ती है और सारी चीज़ें, हमें कितनी तरह की गुडविल होती है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। हम गुडविल कैलकुलेट कैसे करें। तो हमारा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, वो यही है, मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। तो कई सारे मेथड है। बेसिकली अगर हम क्लासीफाई करें तो देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। तो आज हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट शुरू करेंगे। पर एवरेज प्रॉफिट में भी ना 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट के तरीके से, एक आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट के तरीके से। डोंट वरी, मैं समझा दूंगा, ज्यादा उतना टेंशन मतलब कि क्या क्या बोले जा रहा हूँ। वो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, वो एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते बात समझ में आ जाएगी कि क्या कौन सा तरीका है। तो सबसे पहला क्या है, जैसे कि मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं चैप्टर आसान है, इतने कोई डिफिकल्टी खास नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप आप सबको दिख रहा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें आप गुडविल निकालने के लिए आपके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। आप क्या कैलकुलेट करिए, नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, आपने देखो, आपने सिंपल क्या लेना है, जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है एक्चुअल, अगर उसमें कोई एबनॉर्मल लॉस माइनस है, ध्यान से सुनना, अगर उसमें कोई एबनॉर्मल लॉस माइनस है। अब बात आती है कि एबनॉर्मल लॉस होता क्या है। एबनॉर्मल लॉस वो होता है जैसे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता लेकिन लॉस हो गया, मतलब अदर देन सेल्स परचेज के अलावा, ऑपरेशंस के अलावा कोई लॉस हो जाए, जैसे आग लग गई, चोरी हो गई, तो इसे बोलेंगे क्या, एबनॉर्मल लॉसेस बोलेंगे। तो अगर बिजनेस में कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना, तो आप उसको प्लस कर देंगे। इसी तरह अगर कोई एबनॉर्मल गेन हुई है, ठीक है, जैसे आपने, अब मान लो ऑफिस था हमारा, ठीक है, हमारा बिजनेस तो किसी और चीज का, हमारा बिजनेस लेट्स टेक फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का था। ठीक है, हम स्टेशनरी बना के बेचते हैं पूरे शहर में। तो पूरे शहर में जब स्टेशनरी बना के, हमारा एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में कंप्यूटर रखा था। कंप्यूटर को हमने क्या करा, पुराना होने लगा, नया वर्जन आ गया था कंप्यूटर का, हमने उठाया वो कंप्यूटर बेच दिया। कंप्यूटर हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू 8,000 की थी, लेकिन हमने उसको बेचा 10,000 रुपए में, तो 2,000 रुपए का फायदा हो गया। अब हमारा काम कंप्यूटर बेचना थोड़ी ना है, हमारा काम तो स्टेशनरी बेचना है। हम तो कॉपी किताब रजिस्टर बेचते हैं या पेन पेंसिल बेचते हैं। तो अब ये जो कंप्यूटर बेचा और इसमें हमें 2,000 रुपए का फायदा हो गया, तो इसे बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। ये बिजनेस से रिलेटेड गेन नहीं है, समझ में आ गया, जिस काम के लिए हम बिजनेस शुरू करें उससे रिलेटेड गेन नहीं, तो एबनॉर्मल गेन। क्लियर हो गया। तो एबनॉर्मल गेन्स को आपने क्या करना है, माइनस कर देना प्रॉफिट में से। प्रॉफिट में से एबनॉर्मल गेन अगर जो जुड़ा हुआ है उसको हटा देना है। एबनॉर्मल लॉस कोई माइनस हो रखी है तो उसे ऐड कर देनी है, सिंपल रूल है। प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन। और एक और बात इंपॉर्टेंट, अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जो खाली उस साल हो गया था, या कोई एक साल, कई सालों में कभी एक बार होता है, बस एक बार हो गया था और वो उस साल ही हुआ जिस साल का हम प्रॉफिट की लेने की बात कर रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना है, उसमें वापस ऐड कर देना। वो प्रॉफिट से माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो माइनस हो रखा होगा, ऑब्वियस बात है, तो तुम्हें उसमें प्लस कर देना है। जैसे एग्जांपल देता हूं, अब कोई एम्प्लॉय वॉलंटरी रिटायर हो रहा था, हमने उसको कंपनसेट कर दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट का कंपनसेशन दे दिया। तो ऐसा हमें हर साल तो होता नहीं ना, ये एम्प्लॉय, हमने इसको वॉलंटरी रिटायर कर दिया और इसको हमने कंपनसेशन दे दिया। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या हो गया, इट्स वन इन अ वाइल एक्सपेंस। ठीक है, ये एक्सपेंस है लेकिन एक ही बार होता है। तो इस तरह के जो एक्सपेंस होते हैं, जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो बस एक ही बार होते हैं, तो अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, वैसे तो ऐसा ज्यादा कुछ आता नहीं लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है देयर इज अ नॉन रिकरिंग एक एक्सपेंस है, आपको स्पेसिफाई कर रखा है कि ये हो रखा है, और आपको देख के साफ समझ में आता है ये कोई हर साल होने वाला खर्चा नहीं है, तो आप उसको उस प्रॉफिट में क्या कर देना, ऐड कर देना। सिमिलरली इसी तरह की कोई एक इनकम है जो नॉन रिकरिंग नेचर की, अगर कोई इनकम हुई है आपकी, ठीक है, आपको कोई कमीशन मिल गया, ठीक है, जो हर साल आपका रेगुलर पार्ट ऑफ इनकम नहीं है, तो वो नॉन रिकरिंग इनकम होगी, तो आप उसको क्या कर देना, प्लस कर देना। ठीक है, इसके अलावा उसमें पार्टनर की रिम्यूनरेशन, पार्टनर को अगर कोई सैलरी वैलरी देनी है आगे फ्यूचर में, हम जब आज फॉर्म आगे जो बढ़ रही है तो उसमें लिखा हुआ है कि हम पार्टनर को 10,000 रुपए पर महीने की सैलरी देंगे। अब ऑब्वियस बात है वो प्रॉफिट में तो माइनस होगा नहीं, रीजन मैंने आपको समझाया था कि दीज आर एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट में क्यों माइनस होगा, वो तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। तो लेकिन स्टिल हम जब प्रॉफिट निकालेंगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें से पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे, पार्टनर की सैलरी या कमीशन पार्टनर का जो होगा माइनस कर देंगे। और अगर फ्यूचर में कोई खर्चा है जिसको उन्होंने बताया कि फ्यूचर में होगा, कह रहा है कि जैसे कह रहा है कि हम बिजनेस को ना इंश्योर्ड करवाने वाले हैं, बिजनेस को अब हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस करवाने वाले हैं, और इसका हर साल अब 12,000 रुपए या 10,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा।
तो अगेन इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, दिस इज अ फ्यूचर एक्सपेंस, तो आप इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कुल मिला के गोल मोल के बात है कि आती बड़ी सीधी सीधी बात है, प्रॉफिट लेना है, एबनॉर्मल लॉस प्लस कर देना है, एबनॉर्मल गेन माइनस कर देना है। कोई एक्सपेंस जो किसी साल में हो रखा है, जो ऐसा नहीं है जो हर बार होता है, तो उसको आप प्लस कर दो। कोई इनकम जो एक बार हो गई वो लिखी हुई है उसके अंदर, तो उसे आप माइनस कर दो। और कोई पार्टनर की सैलरी या कमीशन देनी है या फ्यूचर में, तो उसको माइनस कर देना। और कोई फ्यूचर का एक्सपेंस है जो हमें पता है, जो अभी तक नहीं हो रहा था लेकिन अब फ्यूचर में होगा, तो उसको भी आपने माइनस कर देना। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज नोट करिए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, क्या करना है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालना है आपके सामने है, प्लीज इसको नोट करिए अच्छे से, स्पेसिफाई अच्छे से नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को। ठीक है, अगर आपने यहाँ एक बात समझ लिया ना, आप मुझसे आगे की डाउट्स नहीं पूछेंगे। अगर आपने यहाँ नहीं समझा ना, तो आपको आगे बहुत सारे डाउट्स आएंगे। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, सारी बातें समझा दी मैंने। एम क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, जिसमें ज्यादा वो ऐसी चीजें ना हो जो क्या कहते हैं, जो हमेशा नहीं होती, बस जुड़ गई हैं उसके अंदर, तो उस प्रॉफिट को ठीक कर लेना ऐसी चीजों से। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जो बिजनेस की एक्टिविटी से हो रही है प्रॉफिट। फिर आता है इसके बाद, अब हम क्या निकालते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। जैसे अगर 8-10 साल के प्रॉफिट का एवरेज उसने बोला होगा क्वेश्चन के अंदर, जैसे 6-7 साल का एवरेज निकालना है, गुडविल आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट बेस्ट पे, तो आप अगला काम करेंगे, उन 6 साल के पहले प्रॉफिट को ठीक किया आपने, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाला, और फिर आपने क्या कर दिया, उन 6 साल के प्रॉफिट को जोड़ा और जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उससे क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। तो एवरेज प्रॉफिट आपका ऐसे निकलता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स के साथ। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो जाएगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, 50% बात समझ में आ जाए, काम चल जाएगा। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कराते ही बात आराम से समझ जाएगा। तुम सर क्या बच्चों वाला टॉपिक कराया, पहले तो आपने इतना डिफिकल्ट कराया उसमें, और ये तो इतना टुच्चा सा क्वेश्चन है ही है बेटे, ऐसी है, टेंशन मत लो, 4 नंबर बट रहे हैं, ले लो, पकड़ लो, दोनों हाथ से पकड़ो। ठीक है, फिर आता है गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल में हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट जो हमारा आया उसको हम ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 स्टेप हैं बेटा। तो मैं चाहता हूं तुम वीडियो को पॉज करके पहले ये फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर डालो। ठीक है, और मुझे प्लीज सेंड करो, मैं देखूंगा कि तुमने नोट किया है कि नहीं किया है। ओके, तो चला जा भाई, चला गया। तो अब हम एक क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते हैं ना, तुम्हें जो बात समझ नहीं आ रही थी अभी तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तुम कहोगे क्या हलवा क्वेश्चन है सर। तो तुम्हारे पास देखो क्या है, कंप्यूट दी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, कंप्यूट दी वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन दी लास्ट 5 ईयर्स। तो क्या करना है, कंप्यूट दी वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। कह रहा है क्या करना है कि हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है 4 साल, 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 4 साल का 4 ईयर परचेज पे। अच्छा मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, गुडविल कैसे निकालते हैं, मैंने तो तुम्हें एवरेज प्रॉफिट निकालना बता दिया। गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, तुम्हें गुडविल को मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट को ईयर्स ऑफ परचेज से। ईयर्स ऑफ परचेज बेसिकली अगर टेक्निकली जाए तो ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है, ईयर्स ऑफ परचेज जैसे अब फॉर एग्जांपल जो वो गुडविल है, वो जो इवेंट होने वाला है उसका इफेक्ट कितने साल तक बना रहेगा। ठीक है ना, ये जो गुडविल है, ये गुडविल का इफेक्ट कितने साल तक बना रहेगा, दैट इज कॉल्ड ईयर्स ऑफ परचेज। समझ में आया, जैसे मैंने तुम्हें बताया था गुडविल क्या होती है, गुडविल वो रेपुटेशन है जिसकी वजह से फर्म बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे प्रॉफिट कमाती रहती है। ठीक है ना, जो कंटिन्यूएशन, जो एफर्ट्स कंटिन्यू बस जो कर रही है उतना ही करते करते वो प्रॉफिट कमाती रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुडविल। तो वो ऑब्वियस बात है एक सर्टेन टाइम पीरियड तक वैलिड रहेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। तो जितने टाइम पीरियड तक उस गुडविल का इफेक्ट रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, ईयर्स ऑफ परचेज। अब तुम्हें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा मिलेगा ईयर्स ऑफ परचेज क्या है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है, किससे मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर ईयर्स ऑफ परचेज से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, ईयर्स ऑफ परचेज 4 दे रखे हैं और एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है लास्ट 5 बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। समझ में आ गई बात। देखो फिर से ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। 4 साल 4 ईयर परचेज हो गया, ये ईयर्स ऑफ परचेज हो गया फॉर्मूले का, ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर्स। जो 5 साल के प्रॉफिट का जो एवरेज होगा उसको मल्टीप्लाई करना है 4 ईयर ऑफ परचेज से और आपके पास गुडविल आ जाएगा।
ठीक है, प्रॉफिट 5 साल के दे दिए हैं, इसमें कोई एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और वो सारी चीजें इसमें नहीं दे रखी है, तो ये पहले ही प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है, आपको इसमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, बेसिकली इन सारे प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 40,000, 50,000, 60,000, 50,000, 60,000। हमने ये क्या किया, हम इन, एक मिनट बेटा मैं अपना पेन चला दूं, ओके। तो आप देखें हमने क्या किया, इन सबको जोड़ लेना है, हमने इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 40,000 प्लस 50,000 कितना होगा, हाँ जी बिल्कुल 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 50 2 लाख, 2,60,000 कितना हो गया, 2,60,000। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। हमने क्या किया, सबको जोड़ा, सारे प्रॉफिट नॉर्मल पहले ही थे, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमने क्या निकाला, सबको जोड़ा और जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उससे हम डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो कितने साल है, 1 2 3 4 5 ईयर्स है, 5 से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। तो 2,60,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आया हमारे पास, हमारे पास जवाब आया 52,000। तो ये हो गया हमारा क्या, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल के लिए उसने क्या कहा, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। यानी हमें क्या करना है, गुडविल निकालने के लिए जो एवरेज प्रॉफिट आया, कितना आया था एवरेज प्रॉफिट, 52,000, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 52,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया, मल्टीप्लाई कर दो 2,08,000। एवरेज प्रॉफिट नहीं, सॉरी एवरेज प्रॉफिट तो 52,000 है, इंटू 4 कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा गुडविल। तो गुडविल कितना आया, 2,08,000। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गई तुम्हारी गुडविल की वैल्यू। तो गुडविल कैसे निकाली, सिंपल था बेटा, एवरेज प्रॉफिट जो आया उसको ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हुआ। अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से दिखा देते हैं। अब देखें मैंने क्या निकाला, देखो अब मैंने वही क्या किया, मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट के लिए मैंने क्या किया, सारे प्रॉफिट्स को जोड़ा जितने प्रॉफिट थे। तो कितना आएगा इनको जोड़ने के बाद, जैसे मैंने अभी बताया था, उन सबको हमने जोड़ा था तो कितना आया था 2,60,000, और उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ ईयर्स से। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, 5। तो 2,60,000 नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय 5 किया तो हमारे पास जवाब आया 52,000। तो गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 52,000 था, मल्टीप्लाई किया 4 से और हमारे पास जवाब आ गया कितना, 2,08,000। आई होप समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद अगर हम देखें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें वो सारी चीजें हो जो मैं तुम्हें समझा रहा था नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए होती है। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। फिर से 2 years परचेज, यानी ईयर्स ऑफ परचेज कितना है 2, इन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का आप एवरेज निकालें, उसको क्या करें 2 years से मल्टीप्लाई कर दो। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट आपको चाहिए, तो पहला स्टेप क्या, तीनों साल का आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। अब जरा ध्यान से देखना, आप 2018 में क्या बोला है, 2018 में उसने बोला है कि देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 1,10,000, 1,10,000 का प्रॉफिट था, लेकिन उसमें सेल ऑफ फिक्स एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 30,000 रुपए ऐड था। ये गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या हो जाएगा, अरे वाह बहुत बढ़िया, सीख गए तुम तो, एबनॉर्मल गेन। इसको उठा के क्या कर दोगे तुम, माइनस कर दोगे। तो तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, बस इसमें से माइनस का 30,000 कर देना है। तो जो तुम्हारा 2018 का जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, क्या बात है, कितने इंटेलिजेंट हो, 80,000। फिर इसी तरह 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में 80,000 का क्या है, लॉस हो रहा था, यानी माइनस का 80,000। ठीक है, अब लॉस यानी माइनस, ठीक है, माइनस का 80,000, लेकिन इट इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। अब मैंने तुम्हें बताया था कितने का, ये तो बताया नहीं मैंने यार, इसमें लिख लेना, ये वॉलंटरी कंपनसेशन पेड आपका 1,10,000 है, 1,10,000 रुपए। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स वॉलंटरी कंपनसेशन पेड 1,10,000, तो 1,10,000 रुपए का इसके अंदर वॉलंटरी कंपनसेशन पेड जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियस बात है हमारा लॉस कैसे, हमारा ये वैल्यू की नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा,
लॉस है हमारा 80,000 का, यानी इसलिए माइनस 80,000 करा। इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे, ऐड कर देंगे। क्यों? इट्स अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। 1,10,000 रुपए हमने ऐड कर दिए और हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, -80 प्लस 110 करोगे कितना आएगा, बहुत बढ़िया, कितना आएगा, प्लस का 30,000। ठीक है, अब 2020 के लिए क्या कह रहा है कि प्रॉफिट है 30,000 का, आफ्टर डेबिटिंग अ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर जो है उसको आप डेबिट कर दीजिए, माइनस करने के बाद का लॉस बाय फायर का 40,000 रुपये माइनस करने के बाद का प्रॉफिट 30,000 रुपये, यानी आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें 40,000 ये प्लस करने पड़ेंगे, तब ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एबनॉर्मल लॉस है, लॉस बाय फायर इज एन एबनॉर्मल लॉस। और मैंने तुम्हें बताया था कि कंफ्यूजन है तो पीछे जाके देख लो, एबनॉर्मल लॉस तुम्हें क्या करना है, प्लस करना है। तो एबनॉर्मल लॉस इसीलिए तुमने ये 40,000 क्या कर दिए, प्लस कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो ये हो गया बेटा। अब ये देखिए मैंने आपके लिए करके रखा है, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखा दिया। तो 2018 में आपका 1,10,000 था जैसे मैंने बताया था, लेकिन उसमें 30,000 का आपका क्या था, एबनॉर्मल गेन था, वो लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो वो 30,000 रुपये माइनस करा दिए। 2019 में लॉस था, इसीलिए उसमें आप देख रहे हैं तो क्या है आपका माइनस का 80,000 है, उसमें आपने वॉलंटरी कंपनसेशन नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जो था वो आपने प्लस कर दिया और वो कितना हो गया 30,000। ठीक है, 30,000 प्लस 30,000 आपका क्या था, 2020 का प्रॉफिट था, लेकिन उसमें 40,000 का एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ था, तो हमने वो उसमें जोड़ दिया और ये हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हो गया। अगला स्टेप हमने क्या किया, हमने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को टोटल कर दिया, सम कर लिया। तो 80,000 प्लस 30,000 दैट इज 110, 110 प्लस 70 180। तो एबनॉर्मल आप यही देख रहे हैं कि आपके पास जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है वो कितने का, सम ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 1,80,000। अगला स्टेप हमारा क्या है, वही है, हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, एवरेज प्रॉफिट। तो हमने क्या निकाला इसके अंदर बेटा, देखो एवरेज प्रॉफिट निकाला। तो 1,80,000 डिवाइड किया हमने इसको 3 से और हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया कितना, 1,60,000। 3 से क्यों डिवाइड किया भाई, बताना मुझे जरा मैसेज करके, ठीक है। तो चलो अच्छा मैं ही बता देता हूँ यार, 1,80,000 को तुम 3 से इसलिए डिवाइड करो क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है। अच्छा तुम्हें पता था, सॉरी, तो 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 साल का एवरेज निकाल रहे हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल रहे हैं 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1,80,000 डिवाइड बाई 3 और हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 60,000। अब हमें क्या करना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालने के लिए हमारा सिंपल तरीका है, जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही मेंशन था, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही मेंशन था 2 ईयर परचेज, कितना था 2 ईयर परचेज, 2 ईयर्स ऑफ परचेज। इसलिए मैंने बोला था टेंशन नहीं लेने, ईयर्स ऑफ परचेज उसमें ही मिलेगा, क्वेश्चन में ही मिलेगा। तो आपने क्या किया, कहाँ गया, तो खत्म ही हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसीलिए आपने देखा बेटा, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई किया 2 से। तो 60,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आया, इंटू ईयर्स ऑफ परचेज 2 किया, तो 60 इंटू 2 आपका कितना हो गया 1,20,000। आई होप समझ में आया, बहुत बेसिक बातें कवर करी और बहुत बेसिक सा एक क्लियर किया मैंने तुम्हारे को, कवर किया तुम्हारे लिए, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज इसके कुछ क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में और आप इसको करके रखिएगा जरूर। कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, 4 बजे से पहले बोलिएगा। अगर कोई डाउट होगी तो मैं उसकी फिर डाउट क्लियरिंग क्लास बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।